दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और आज भी उसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का समय धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है और उसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जो राजनीतिक बिसातें बिछाने लगी हैं और नए-नए समीकरण बनाने की तरफ सभी राजनीतिक पार्टी इसमें सक्रिय दिखाई देती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर बीजेपी के द्वारा किया गया और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को में विभाजन कर एक गुट को अपनी तरफ मिला लिया गया। उससे पहले एक ना शिंदे को उन्होंने अपने साथ मिलाया था। तो महाराष्ट्र के दो दो जो बड़े क्षेत्रीय दल थे, एनसीपी और शिवसेना, दोनों में टूटकर उन्होंने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। उसी तरह बिहार में भी चर्चा है कि इस तरह की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सा दल किस पार्टी के साथ जा सकता है, कौन सा नेता किस पार्टी में शामिल हो सकता है। तो इस तरह के जो तमाम कयास राजनीतिक गलियारों में है, उसी को लेकर आज हमारी समाज इंडिया में इस पर चर्चा है। आज संविधान मंच पर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। मैं समाज इंडिया मंच पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वो अनेक वर्षों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है और प्रिंट मीडिया में काफी साल उन्होंने काम किया है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मनविंदर भिम्बर जी, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वह भी जाने जाती हैं। और साथ ही एक अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है एमपी स्पीक्स के नाम से वह इस समय चलाती हैं और उसमें तमाम बेबाक राय वो राजनीतिक परिदृश्य पर देती हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनविंदर जी से करता हूँ। मनविंदर, जो वर्तमान के जो राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से तमाम तरह के राजनीतिक उठापटक का दौर देश की राजनीति में लगातार जारी है। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक रैली में कुछ नेताओं के नाम लेकर, कुछ पार्टियों के नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन उसके तुरंत बाद एनसीपी में कुछ लोग जो इन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, गंभीर आरोप थे, वे बीजेपी के साथ शामिल हो जाते, सरकार में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह से तमाम कवायद है। उसी प्रकार एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि कौन से दल हमारे साथ आ सकते हैं, कौन से नेता हमारे साथ आ सकते हैं। उसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है कि वह जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हो सकते हैं। जयंत चौधरी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं लगातार होती हैं, हालांकि उन्होंने मना किया जयंत चौधरी ने। तो इस तरह की तमाम कवायद इस समय राजनीतिक गलियारों में है। उसके संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है? आपको क्या लगता है कि राजनीतिक जो एक मित्रता वाली बात होती है या एक साथ गठबंधन बनाने की बात होती है, उसमें जो आरोप है, प्रत्यारोप के दौर है, वो सब शून्य हो जाते हैं, केवल राजनीतिक हित ही सर्वोपरि होता है? क्या लगता है आपको, मनविंदर जी? आपने जो लास्ट बात कही है कि राजनीति में अपना हित जो होता है, देखिए राजनीति अब वैसी राजनीति नहीं रही है जैसी हरी जोशी जी हमारे साथ हैं, जैसे कि हम 35 साल पहले देखते थे। अब राजनीति बिल्कुल विचित्र टाइप की हो गई है और राजनीति में अपना हित ऑब्वियसली देखा ही जा रहा है और पहले भी देखते थे, लेकिन उसकी शेप, उसका चेहरा कुछ और होता था। मतलब राजनीति होती थी, उसके कुछ नैतिकता के आधार पे होती थी, वो अब ख़त्म हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपने ये कही कि महाराष्ट्र में और उत्तर आपने बिहार का ज़िक्र किया। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में बीजेपी का समझ लीजिए कि शिवसेना का गढ़ था। दोनों एक दौर में आपको बताया कि ये सब सिस्टर कंसर्न थे। उसके बाद फिर वो जगह है जहाँ पर बीजेपी का अ, उस समय बीजेपी को एज़ ए बीजेपी नहीं जानते थे। बहुत बड़ा इनका अपना कहना चाहिए कि रुतबा था। उसके बाद इनके हाथ से वहाँ ज़मीन खिसकने लगी और अब ये जो आपने देखा पिछले 1 हफ्ते का जो भी घटनाक्रम हुआ, ये सब अपनी ज़मीन पाने के लिए बीजेपी ने किया है और अपना जो एक खोया हुआ अस्तित्व है, उसको पाने की लड़ाई जो होती है, वो हर राजनीतिक दल करता ही है। अ, बाकी जी। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अ, 80 सीटों में ऑलमोस्ट आप देखिए इस समय बहुमत में है और आगे क्या होता है, आप सब देख पा रहे हैं कि आगे भी स्थितियाँ कोई इतनी बुरी नहीं है उत्तर प्रदेश में। अ
किसी को अगर वो ले भी लेंगे तो उस पे उपकार करेंगे बीजेपी वाले। अगर कोई उनके साथ आता है, आपने जयंत चौधरी जी का नाम लिया है, उनके आने की वो है। अब ये उनके फ्रंट पे उनको देखना है कि हमें किस पार्टी के साथ जाना है, उनको अपना भविष्य किसके साथ अच्छा लगता है। बीजेपी के सामने यूपी में एटलीस्ट ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि वो इसको जोड़ें, उसको तोड़ें, ऐसा उसके सामने कोई अ, ऐसा उसे दिखाई नहीं दे रहा। इवन मुझे और आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। जी, प्रशांत जी। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने ऐसी कोई विशेष चुनौती नहीं है, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएँ यह बताते हैं कि कहीं न कहीं चुनौती का महसूस कर रहे हैं। और मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि जो मनोरंजन जी ने कहा कि ऐसी कोई हमें चुनौती बीजेपी के सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस तरह की चर्चाएँ हैं कि विभिन्न तरह के पार्टियों के नेताओं को वह शामिल करना चाहती है। अगर कोई चुनौती नहीं है, तो दूसरे नेताओं को शामिल करने की ऐसी क्या उनके अंदर जल्दबाज़ी दिखाई देती है भाजपा के अंदर? चाहे वे उस पे आरोप भी लगाते रहे हों भ्रष्टाचार के या तमाम तरह के, और उसके बाद वह उन नेताओं को अपने साथ शामिल करने के इस समय लगातार प्रयास में है, विभिन्न पार्टी से गठबंधन करने के प्रयास में है। तो ऐसी क्या अगर चुनौती नहीं है, तो ऐसा जल्दबाजी क्यों? मुकुल जी। मुझे लगता है कि मनविंदर जी ने जो भी कहा कि बीजेपी को खुद लगता है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। ये अंदर से चूंकि 2014, 2019 और इसके बाद यूपी के जो इलेक्शन हुए, लोकसभा अपनी जगह था, यूपी के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में सीटें इनकी कम हुई हैं। 304 या 305 से लेके इनकी गिर के 255 पे आ गई बीजेपी की। तो एक बहुत बड़ी गिरावट है। और उस वक्त ये हालात थे कि शिवपाल और अखिलेश एक दूसरे के सामने थे, तो कई सीटें इस वजह से भी विधानसभा में हारी हैं। 30 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो 500 वोट से कम पे हारे हैं, और 1000 से 2000 के अंतर पे तो कम से कम 2 दर्जन 3 दर्जन सीटें हैं। तो ये अगर आप इसका एनालिसिस करिए, तो अगर ये दोनों साथ आते हैं और कुछ जनता में भी एक जो ये लोग फैलाने की, नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं कि फलाना हमारे साथ है, फलाना इनके साथ है, वो टूट के इधर आ रहा है, वो कुछ नहीं रहा। लेकिन इसको बीजेपी के ही नेता फैला रहे हैं कि रालोद के उनसे बात हो गई, जैन से बात हो गई, जबकि जैन मना कर रहे हैं। जैन, अखिलेश खुद भी मना, अखिलेश का रुख अभी साफ नहीं है कांग्रेस को लेके। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी, तब कौन किसके साथ रहेगा, ये तब का तब मैटर होगा। अभी की हालत यह है कि बीजेपी परेशान है, और जो भी साथ में आए, जितने भी वोट वाल हो उसके पास, अगर 50,000 1 लाख वोट है, तो उनको तुरंत चाहते हैं बीजेपी में शामिल कर लें। वो कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते। आप के ऊपर कोई आरोप लगे, अभी आपने महाराष्ट्र का देखा, अजीत पवार हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए। प्रफुल्ल पटेल का तो एक बहुत बड़ा नाम है, जो सिर्फ उसी लिए जाना जाता है कि उनके भ्रष्टाचार, वो जब तक रहे उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे काम किए, और उसकी पूरी एक फेहरिस्त है। आपके जो एक वहां का विधायक है, वो मिश्रा करके मुस्लिम है, ही इज ऑल्सो, उसके पास अभी रेड पड़ी, रेड में उसके न जाने कितने उसके ऊपर आरोप लगे, जेल जाने की नौबत आ रही थी। वो बताइए आज की डेट में मंत्री है। सबसे बड़ा तो उठापटक ये हो रही कि आपने शिवसेना से को भी तोड़ा, आपने एनसीपी को भी तोड़ा। दोनों आपस में एक थे, दोनों ने एक दूसरे के जो टूटे, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल बयान दिए, आज दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो अंतर्द्वंद बीजेपी में और परेशानी बीजेपी में है। ये नहीं आप कह सकते कि बीजेपी बिल्कुल फ्री है कि हम तो लड़ेंगे और सीधे मैच जीत जाएंगे। मैच जीतने का प्लस विश्वसनीयता मोदी जी की भी कम हो रही है। ये संघ की अपनी इंटरनल रिपोर्ट में सबको पता होगा कि मोदी जी की विश्वसनीयता अब 2019 2014 वाली नहीं रह गई। जो मीम्स निकल रहे हैं वो सब आप सबके मोबाइल पे आ रहे हैं। एक तो कभी मुंह से गलत निकलता है तो आदमी माफी मांगता है, हम आप जैसे लोग सब माफी मांग लेते हैं कि मुंह से गलत निकल गया। ये जब इन्वेस्टिगेट को किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, वो भी एक अमेरिका के फोरम पे बोल रहे हैं, इन्वेस्ट को इन्वेस्टिगेट बोल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन उस लेवल पे बहुत बड़ी हो जाती है जो मास मैसेज जाती है। तो वो चीजें, नैरेटिव इनकी पब्लिक में अलग है, ये बीजेपी वाले अलग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपने अपने सिस्टम पे चल रहे हैं। मुस्लिम्स बहुत बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम जैसे सपा, कांग्रेस और बीएसपी में बंटता था, वो पूरी तरह से
80% के ऊपर मुस्लिम एक तरफ जा रहा है। अब की सबसे बुरी हालत ओवैसी टाइप के लोगों की होगी जो वोट काटने के लिए आके हरवा देते थे। तो अब की जो इलेक्शन होंगे उसमें ओवैसी की भूमिका जो है वोट कटवा की अब सब मुस्लिम समाज भी जान चुका है। साथ में ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, इस पे इनके नंबर बढ़ सकते हैं। बीजेपी खिलाफ है। अब इसका आगे क्या असर होता है ये भविष्य बताएगा। बाकी बीजेपी परेशान है और कोई सुकून में नहीं है। इनके बड़े नेता हो चाहे संघ के नेता हो वो भी जानते हैं विश्वसनीयता बड़ी नहीं है, विश्वसनीयता घटी है। इसी पे ये लोग मंथन कर रहे हैं। जो आपको महाराष्ट्र हो गया, कहीं के भी आप दीजिए, आपके सब जो है अभी दौड़ शुरू होगी। कर्नाटक में लोग भाग रहे हैं बीजेपी छोड़ के। अब ये दौड़ और भी शुरू होगी कि लास्ट में जीता हुआ घोड़ा ही होता है। वो कांग्रेस में जाए या इंटरनल किसी पार्टी में जाए ये अलग मैटर है, लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं है 2024 के लिए। जी 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 जैसा आपने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं को महसूस होता है कि दूसरी पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीता, हिमाचल जीता, उसके बाद से उन्हें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसको इसी तरह से मेंटेन करने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है, जो आपने मनिंदर जी को सुना और मुकुल जी को सुना, कि दोनों के एक तो से जो राय है अलग अलग थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण से बीजेपी के सामने कौन सा गठबंधन ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? कांग्रेस, लोकदल या समाजवादी पार्टी, या लोकदल, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, या और कोई नया स्वरूप गठबंधन का? आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी चिंतित है कि अगर ये सब पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो हमारे लिए 2024 लोकसभा चुनाव मुश्किल हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या लगता है आपको, हरिशंकर जी? देखिए, ऐसा है कि मनविंदर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकुल जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मेरे छोटे भाई हैं, प्रखर पत्रकार हैं। इन्होंने जो तथ्य रखे हैं दोनों अपनी अपने नजरिए से सही हैं। मैं इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकता कि इनका नजरिया खराब है, लेकिन मैं अपना नजरिया आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का जहां तक संबंध है तो महाराष्ट्र में अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। शरद पवार जो हैं वो मराठा जो एक विदर्भ वाला एरिया है और उनका जो गढ़ है वो वहां के किंग हैं और राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है, ना कि अजीत पवार के इर्द गिर्द या किसी और विधायक के इर्द गिर्द। पिछली बार विधानसभा चुनावों में उन्होंने 32 नए विधायकों को नई जगह से जिताया था। ये करिश्मा शरद पवार ने किया जिससे 44 पहुंच गए। तो अभी क्या है कि ये जो अजीत पवार का गुट टूटा है वो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है नंबर 1 के। आपस में दूर से देखने पर ये दिखाई देता है कि सुप्रिया शुले को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि उनका परिवार में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। परिवार में वो सब एक हैं। बाहर जो भी दिखाई दे रहा है, जिसको भी दिखाई दे रहा है, सबकी सबसे बातें होती हैं। और क्या खेल है इसे कुछ दिन बाद आप समझ पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसमें बहुत किरकिरी हुई है। किरकिरी इसलिए हुई है कि जनता ये देख रही है कि जिस व्यक्ति को कल तक फडणवीस ये कहते थे कि ये सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, और भी जाने क्या क्या, और खुद प्रधानमंत्री जी इन लोगों के लिए, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, इनके लिए क्या क्या उन्होंने आरोप नहीं लगाए। दूसरी बात, इन सबकी ईडी की फाइलें खुली हुई हैं। छगन भुजबल एक नेता हैं जो सब्जी का ठेला लगाते थे और फिर उन्होंने राजनीतिक कैरियर अपना शिवसेना से शुरू किया, ऐसा मैंने पढ़ा है। और शिवसेना के बाद में वो फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के बाद में फिर वो एनसीपी में आ गए, अब वो फिर अजीत पवार गुट के साथ आकर यहाँ पर शामिल हुए पार्टी में। तो ये सारे के सारे लोग दरअसल गए कब हैं? एक तरफ बीजेपी है जो स्ट्रांग पार्टी है, मोदी मैजिक चलता है जिसका पूरे देश में, दुनिया में इतना डंका बजता है। तो अगर उनका इतना डंका बजता है तो उनको अपनी वॉशिंग मशीन के दरवाजे खोलने की जरूरत क्या थी? आजकल उनकी वॉशिंग मशीन का दरवाजा खुला हुआ है।
खुला ऑफर है कि आओ, घुसो और साफ होकर निकल जाओ, पवित्र होकर निकल जाओ, भ्रष्टाचार के आरोप धुलवाकर निकल जाओ। तो अब इन लोगों को अब ईडी परेशान नहीं करेगी, इन्हें कुछ शांति मिल गई, ये कुछ आ गए। अब 24 से पहले ये इनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि राजनीति बहुत घटिया किस्म की हो गई है। अभी मनविंदर जी ने कहा कि उसका कोई नैतिकता कहीं राजनीति में बची नहीं है, और चाल चरित्र चेहरा वाली जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसका चाल चरित्र चेहरा सबसे ज्यादा दूषित दिखाई देता है आज की तारीख में। तो अब उत्तर प्रदेश में जयंत के बारे में अठावले ने बयान दिया कि साहब वो हमारे संपर्क में है, ठीक है। और इसी तरीके से जेडीयू के बारे में आई कि जेडीयू टूटने वाली है। यानी कि पूरे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो निशाने पर हैं। उनका कब कौन सा गुट आकर बीजेपी में मिल जाए इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों में कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी को क्या 24 की कुर्सी नसीब हो पाएगी? देखिए, इस देश की जनता जो है वो बाकी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर लेती है। भ्रष्टाचार को भी उसने आत्मसात कर लिया है। आदमी खुद जाता है दफ्तर में, अगर कोई बाबू उससे रिश्वत के पैसे नहीं लेता है तो उसे बड़ा दुख होता है, मेरा काम नहीं करके देगा। वो मना करता है, ईमानदार है, फिर भी कहता है नहीं सर, ये बच्चों की मिठाई के लिए तो आप रख लीजिए, या वो किसी और युक्ति से उसे, यानी कि वो हमने एक हमारे समाज में आत्मसात हो गया। तो भ्रष्टाचार कोई वो नहीं है। लेकिन जनता इस बात को नहीं भूलती कि उसने अपना मत देकर किसे चुनकर भेजा था, जनमत क्या था, और उसके साथ क्या हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सरकार उन्होंने पलट दी, विधायक ज्योतिराव सिंधिया के साथ हाईजैक होकर चले गए कर्नाटक, और फिर वहां से वो आए। तो ये जनता जहां जहां दल बदल कराएगी भारतीय जनता पार्टी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं जैसे मतदाता के या भारतीय जनमानस के स्वभाव से जितना भर परिचित हूं, जितना मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि जनता सबक सिखाने में कभी भी अपना चूकती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है 24 के लिए, लेकिन वो खुद अपने सेल्फ गोल कर रही है, जिस तरह के सेल्फ गोल कभी कांग्रेस किया करती थी। अब कांग्रेस ने सेल्फ गोल करना बंद कर दिया है। वो अब देखिए कर्नाटक जिस तरीके से जीता, कल राजस्थान का हल उन्होंने जिस तरीके से, उनके आंतरिक झगड़े थे उसका कलेश का उन्होंने निस्तारण किया, और तेलंगाना में जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और तेलंगाना में राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ थी, वो मैंने हाल फिलहाल में किसी राजनीतिक दल के रैली में इतनी भीड़, किसी नेता की रैली में इतनी भीड़ नहीं देखी। उन रैलियों में भी जिसमें पूरा सूबा और मशीनरी, सरकारी मशीनरी लग जाती है, राहुल गांधी के पास तो वहां पर कोई मशीनरी भी नहीं है। ऐसी भीड़ एक बार मैंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के यहाँ देखी थी, जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और वो सिसौली गांव आए थे। किसानों की मांग थी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आकर हमसे बात करें, तो वीर बहादुर सिंह वहां गए थे, और एक प्राइमरी स्कूल की छत पर स्टेज बनाया गया था, और वहां पर जन सैलाब था। कितने लोग थे वो अनुमान लगाना, गिनती करना वो संभव नहीं था। जहां तक नजर जाती थी वहां तक, जिस दिशा में भी देखो लोग थे। यही स्थिति कमोबेश तेलंगाना में अभी हाल में हुई राहुल गांधी की रैली थी, जो ये इशारा करती है कि वैसे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं। या तो उनकी सहयोगी पार्टी केसीआर के पास है, वो भी पर्दे के पीछे सहयोगी है, जो केसीआर के पास है, या कांग्रेस के पास है, तो वहां इनका कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में हालत कितनी खराब है, ये जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं या जिनकी मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत होती है वो समझ में आती है। पहले वो एक आदिवासी के साथ में ऐसा दुष्कर्म करते हैं जिसकी सर्वत्र निंदा होती है, और देखकर आंखों में आंसू आ जाएं, जो सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति उसके साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है। उसके बाद में जब फजीयत होती है तो उसको पकड़ के लाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। तो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर में वो बड़ी हेकड़ी के साथ अकेला चलता हुआ थाने ला रहा है, उसके आगे पीछे सिपाही उसे ऐसे चल रहे हैं जैसे गार्ड उसके चल रहे हो, बॉडी गार्ड चले। जब ये वायरल हो गई तो फिर क्या कहते हैं, इसमें डेंट किया गया
तो फिर बड़ी मस्ती से 3 लोग ढींगा मस्ती करते हुए उसे खींच के ला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं, थपकी दे रहे हैं, मार क्या रहे हैं, थपकी दे रहे हैं। और फिर भाई इससे भी काम नहीं चलेगा तो उस आदिवासी को बुला के मामा जी ने उसके चरण वीडियो शूट कराया और 12 सेकंड का वीडियो स्वयं वायरल करा दिया। अब जहां पर इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी वोट हों, जो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी वोट है, तो ये सेल्फ गोल है या नहीं है? चाहे उनके कार्यकर्ता ने किया, चाहे का पहले कांग्रेस में दिग्विजय सिंह किया करते थे या और कुछ नेता किया करते थे। तो जो काम सेल्फ गोल वाला कांग्रेस में होता था वो अब भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है। तो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसी स्थिति में 24 का परिणाम क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता और कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त नहीं बता सकता। और मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूं, जोशी जरूर हूं। तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी नाव में छेद तो हो गया है। वो कितना 24 तक नाव में पानी भरता है, कितना वो रिपेयर करके उसे आगे खींच सकते हैं, खे सकते हैं। क्योंकि 14 और 19 की स्थिति में देखें तो उसमें भी बड़ा अंतर आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई थी जब अखिलेश और जब 14 के लोकसभा और 19 के लोकसभा चुनावों में 7 सीटें खोई थी। इधर उनके पास उत्तर प्रदेश में एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट ये है कि मुसलमान जो है वो पूरी तरह से अखिलेश के से नाराज हो गया है, विमुख हो गया है। अखिलेश को उसने मतलब साफ कह दिया है कि वो उसकी ना तो जोड़ न उसके जड़ खरीद गुलाम है। और अलग अलग जगहों पर उसने अलग अलग तरीके से मनमर्जी से ये खिसियाट निकाली है। और सपा को वोट ना देकर, जैसे मेरठ में 1.25 लाख वोट पतंग को मिला जो ओवैसी की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार गया, बसपा को वोट नहीं दिया, बसपा से पहले से मुस्लिम नाराज है। इसी तरीके से संभल में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पर रही है, हालांकि मेयर की 11 सीटें जीती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो मुस्लिम वोट है वो अखिलेश से दूर छिटक रहा है। और उसकी नाराजगी है, नाराजगी इसलिए है कि वो कभी भी अखिलेश खुलकर और फील्ड में आकर, मैदान में आकर मुस्लिम हितों की रक्षा करते हुए नहीं देखे गए। इवन अपनी पार्टी के आजम खां के संदर्भ में उनका जो रवैया रहा वो बड़ा ढुलमुल रहा। आप बात करिए तो आपको 10 में से 5 लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे। तो अखिलेश कमजोर होते हैं तो वो बात जो है वो भाजपा के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा आज की तारीख में देखें तो मजबूत दिखाई देती है। लेकिन महाराष्ट्र की घटना के बाद एक मोड़ आया है। वो मोड़ अगर आपने ध्यान से देखा हो, जिन राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा है कि जैसे ही जेडीयू की, सपा की, मतलब ये बात चली कि इनके विधायक भी संपर्क में, ये भी आने वाले हैं, कुछ लोकसभा के टिकट के लिए दिल्ली के संपर्क में हैं, तो अखिलेश के सुर बदल गए। वो कांग्रेस के खिलाफ जो बोल देते थे या जिस तरीके की उनका एटीट्यूड था कांग्रेस के लिए, वो एकदम से चेंज हुआ है। और उनकी अब मजबूरी हो गई है विपक्षी एकता। अब ये विपक्षी एकता में अगर कुछ ऐसा फार्मूला बनता है जिसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जो है वो कुछ सब्र कर लें और कुछ कांग्रेस सब्र कर ले और कुछ जैन सब्र कर लें, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल अलग चलनी ही चलनी है। वो 8% वोट जो है वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। वो फिलहाल आज की तारीख में अगर कभी छिटक कर गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाला नहीं है। जी। वो वोट है जो कभी बाबू जगजीवन राम के माध्यम से कांग्रेस के पास हुआ करता था, फिर कांशीराम और मायावती के उदय के बाद में बसपा में चला आया। और अभी वो भी अपने को इसलिए ठगा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसने ये बार बार देखा है कि हमें छला जाता है। हमारी ताकत को, हमारे जो वोट हैं उनको एक मंच बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति से सौदा कर उसे टिकट दे दिया जाता है। तो
वहां पर उन्हें लगता है कि जो एससी कैंडिडेट के साथ में या एससी के साथ में उनका कोई जनप्रतिनिधि जो है उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, और किसी मुस्लिम व्यक्ति को जो जिसके पास में धन बल है और बाहुबल है उसको वो टिकट दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आ, आ, बसपा को लगातार कमजोर करेंगी। तो 24 के चुनाव तक अभी दूर तक देखिए और देर तक सोचिए वाली स्थिति है प्रशांत जी। जी जी आगे मनविंदर जी मार्गदर्शक हैं हमारी, उन्होंने गला साफ कर लिया है गर्म पानी पी के। तो जी 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 मंदिर जी, आपने सुना हरीश जोशी को, बड़े विस्तार जी से जी पूरा जी हरीश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं और प्रश्न ये है, मैं प्रश्न जोड़ता हूँ, यह है कि जिस तरह से अगर हम क्षेत्रीय दलों की राजनीति को समझें और देखें, तो देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें अगर टूट होती है तो जो टूट का जो धड़ा बाहर निकलता है वो राजनीतिक रूप से उन्होंने कोई ज्यादा सर्वाइव ही नहीं किया उन लोगों ने, चाहे वो कोई भी नेता रहा हो। और जो बेसिकली क्षेत्रीय दल था उसने सर्वाइव किया है। तो जो टूट हो के बाहर धड़ा निकलता है, हम देश की राजनीति के इतिहास को देखें तो उनमें से कोई ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या संभावना देखते हो, साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया हरि जोशी जी ने, उसमें खतौली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल को जीत मिली थी, क्या वह इंगित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भाई ज्यादा परेशान करने वाली बात है बीजेपी के लिए? मनविंदर जी। ये इसमें कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो खतौली का जिक्र किया आपने, और खतौली की जब हम बात करते हैं तो सारे किसान वोट और सारे जाट वोट, जाटलैंड है, इन सब बातों को सोच करके कोई भी पार्टी निर्णय लेती है। और अभी बात हो रही थी जयंत जी की, तो कोई भी इस समय, चूँकि जो 2024 के चुनाव है, इसमें प्रेडिक्शन देखिए पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं होता। जोशी जी आप भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि हम लोग ज्योतिष नहीं है, हम केवल एक अनुमान के आधार पे बात करते हैं। जी और जी कौन किसके साथ रहता है ये तो बिल्कुल निक ऑफ द टाइम में पता चलता है कि कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सभी की जो निगाहें हैं वो जाटलैंड पे भी हैं और जो किसान उन पे भी हैं। और दूसरी बात आपने कही महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नो डाउट कि इससे पहले तक शरद पवार जो थे वाकई में किंग मेकर थे, और ये समझ लीजिए कि उनको वैसे ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। अपने पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला राजनीति का। लेकिन अब होता ये है कि इतिहास दोहराता है अपने आप को। आप वो समय याद करिए जब पाटिल दादा को उन्होंने उनको धोखा दिया था। आज कुछ हालात ऐसे बने कि उनके भतीजे ने उनको धोखा दे दिया। तो राजनीति मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि राजनीति कुछ विचित्र होती है, कुछ उसमें अब वैसे बात नहीं रह गई है, नैतिकता नहीं बची है उसमें। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। अब इसके पीछे आप बीजेपी को भी कह सकते हैं कि उनकी शह के ऊपर ये सब हुआ है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखें तो यहाँ जो बीजेपी के साथ आना चाहता है वो आ जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ओपिनियन है आ रहे हैं, अभी अभी से ही शुरू हो गया है ये सब। तो ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी को देखें या फिर बसपा को देखें, उनके जो वोट हैं, जो मुस्लिम वोट हैं, उन पे सबकी नज़र है। जो अभी जोशी जी ने बताया कि अतीक के मर्डर के बाद वो लोग थोड़े नाराज़ हैं। तो जो मुस्लिम हमारा मतदाता है, वो कभी भी अपना पत्ते खोलते नहीं हैं, वो 2 दिन पहले ही डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देना है। और उनके वोटों पे सबकी नज़र है। वो बात अलग है कि इस समय मोदी जी ने पसमादा जो मुस्लिम हैं, उनके लिए
काफ़ी वो बात कर रहे हैं और पसमानदा जो हैं अपने आप को अपने लिए एक बेस तलाश कर रहे हैं, जो कहना चाहिए कि अति पिछड़े मुस्लिम लोग हैं, अपने लिए वो बेस तलाश कर रहे हैं। वो उनको बीजेपी में भी दिख सकता है और दूसरी पार्टियों में भी दिख सकता है। लेकिन हाँ, उन्हें ये बसपा और सपा में ये बेस दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस से ऑलरेडी उनका मोह भंग हो चुका है। तो फिर बाकी कौन-सी पार्टी बची? जी, जी। जैसा आपने पसमानदा मुसलमानों की बात कही, इसको लेकर बड़ी चर्चा है राजनीतिक क्षेत्र में। तो मुगल जी आपको क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं, क्या उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ मुस्लिम समर्थक उन्हें मिल सकते हैं, मुस्लिम वोट उन्हें मिल सकता है? और साथ ही अगर 2014 और 2019 की तुलना में 2024 का कुछ अनुमान लगाएँ, तो 2014 में जितनी लोकसभा सीट उन्हें मिली, उसमें से 2019 में सीट घटती है। और वर्तमान राजनीतिक हालात जिस तरह से देश में बदल रहे हैं और हिमाचल, कर्नाटक के बाद कुछ ऐसा लगता है कि परिवर्तन देश की राजनीति में बड़े स्तर पर हो रहा है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ सीट भी कम होती हैं, निश्चित रूप से बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी उनके पास है आज भी। अगर कुछ सीट भी कम अगर हो जाती हैं उनकी, तो क्या वह देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वह उन्हें और ज्यादा नुकसान करने वाली स्थिति में पहुंचा देंगी? क्या लगता है आपको मुकुल जी? बीजेपी को हराने के लिए जो हमारी यहाँ बात हुई है, जो नेता विपक्ष के इनके नेता जो लखनऊ से जुड़ी, उत्तर प्रदेश से जुड़ी पार्टी है, सपा के बड़े वरिष्ठ नेता है, उनका ये कहना, बाकी भी लोग कहते हैं कि 40-50 सीट हरा दीजिए, साफ, बहुत लड़ने की जरूरत नहीं है। 40-50 सीट में इनको बस खाली देना है, क्योंकि कर्नाटक हार गए हैं, हिमाचल हार गए हैं, ममता घुसने नहीं देगी वहां पे, और किसी के साथ अलायंस भी ममता जी नहीं करेंगी। ममता जी को कांग्रेस भी मंजूर नहीं, वहां अपनी एक भी सीट छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं रहेंगी। और मान लीजिए अगर कांग्रेस मांगती है 15 सीट, तो 15 सीट की गारंटी भी कोई नहीं कि वो एक और सीट जीत जाए। एक सीट जीत सकते हैं, 2 सीट जीत, उससे ज्यादा नहीं जीत सकते वो लोग। तो ये एक्चुअली अलायंस का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीजेपी के सामने इन लोगों को अपने अपने एरिया में आप लड़िए, जहां लगे कि हाँ आपका एक सर्वे होता है, एक उसके ऊपर बाकायदा फील्ड वर्क होता है, ये सब इनको विपक्ष को करना पड़ेगा। कितने लोग रहते हैं लास्ट में, सबसे बड़ी तो ये बात है, पहली बात कि कौन चला जाता है। भाई ईडी है, सीबीआई है, सब लोग हैं, सब लगा के आपको पीछे तोड़ लेंगे कि आप हमारे पास आ जाइए। अब कल की आपको सबको पता होगा, अजीत पवार ने अभी शपथ ली है और उनकी फाइल खुल गई चीनी घोटाले वाली। देशपांडे जज है, उन्होंने सबको सम्मन भेज दिया। अजीत पवार को कहा कि खुद ही अपने वकील को भेजिए। मामला एकदम फेयर एंड फाइन है कि आप इसमें आरोपी हैं, आपने औने पौने दाम पे खरीदी है। अब कल की डेट में मान लीजिए ये पार्टी कहीं भी रहे, चाहे शरद पवार के पास है, चाहे अजीत पवार के पास रहे, कुछ जजमेंट ही इनके खिलाफ आता है, तब ये क्या करेंगे? मैसेज तो चला ही गया है जो जाना था ये तो, और उसमें हरिशंकर भाई ने, जोशी जी ने कहा, तो ये चीज इनके लिए उल्टा पड़ रही है। अब जो करना चाह रहे थे वो कर चुके, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा इस पे अब इनके में मंथन होगा कि हमारा इससे नुकसान कितना हो सकता है। मनविंदर जी ने सही कहा कि जो हमारे अपने वहां पे जर्नलिस्ट हैं, उन लोग से मेरी बात होती है बॉम्बे में, अजीत पवार और शरद पवार का दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वो उस कद के ना नेता हैं, वो बने हुए, वो भी एक समझ लीजिए पाले पोसे गए शरद पवार की वजह से ही वो आज है अजीत पवार। अदरवाइज उनकी कोई न तो क्रेडिबिलिटी है न लाइबिलिटी है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को सोचना है कि ये मान लीजिए कल की डेट में ये सब इनको विधानसभा वो स्पीकर हटा देते हैं कि ठीक है पार्टी टूट वाले में आप लोग की विदायगी जा रही है, ये क्या इलेक्शन में आएंगे तो इनको गारंटी है जीत पाएंगे? शरद पवार अगर उतर गए मैदान में और वो जब एक बार निकलेंगे, तो क्या अजीत पवार और शरद पवार की तुलना की जा सकती है कि कौन कितना जनाधार लेगा? भावनाएं सबकी जुड़ी रहती है। जो पार्टी कार्यकर्ता होता है, नेता अपना निर्णय लेता है अपने 15, 20, 25 लोगों से मिलके। अदरवाइज जो एक एक वोटर होता है, जो 50,000, 1 लाख वोट देके जिताता है, उन सबसे तो राय नहीं ली जाती। उसका तो अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे इसको देना है वोट। शरद पवार का नाम रहता है, जैसे आज बीजेपी में मोदी जी का नाम है, वहां एनसीपी में माने शरद पवार,
और वो अजीत पवार का कोई नहीं। अजीत पवार का कुछ क्षेत्रों में हो सकता है जहां उनके अपने आदमी खास हो। आपकी इलेक्शन में तो बताया गया था महाराष्ट्र में कि शरद पवार के ऊपर प्रेशर डाल के अजीत पवार ने अपने आदमी भी उतारे थे, लड़के उतारे थे। अब उसमें नए कितने थे पुराने कितने थे हमको नहीं इसका अंदाजा है, लेकिन जो खबरें आई कि ये इन्होंने इससे किया था, वही लोग टूट के गए हैं जो अजीत पवार के गुड बुक में थे। इनमें से भी 2 लोग वापस आए हैं। अभी आने वाले समय में जब इन लोगों की सदस्यता रद्द होने की बात होगी तब कितने लोग बचते हैं, क्योंकि राजनीति ऐसी है किसी का कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री तक चुनाव हारते हैं, गृह मंत्री चुनाव हारते हैं, कर्नाटक का हश्र आपने देख लिया, हिमाचल साफ हो गया। बीजेपी कहती है कि हम हार गए लेकिन हमारा वोट परसेंटेज तो कम नहीं हुआ ना, बड़ा है। बट आप वनडे मैच खेलते हैं, 1 रन से भी हारना होता है। आप मैच हार चुके होते हैं, आप उसके बाद 5 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाते हैं। उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा वोट बढ़ा, मेरा ये हुआ, ये कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के अभी देखना है। देखिए अभी हम लोग तब भी मिलेंगे जब इलेक्शन लोकसभा के चल रहे होंगे, उसके बाद रिजल्ट पे भी मिलेंगे। मगर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तब तक इतनी करवटें बदल चुकी होंगी, ये एक नया परिदृश्य होगा जो शायद हम और आप डिस्कशन में नहीं, कोई मीडिया चैनल, कोई भी चैनल इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बीजेपी क्या सोच रही है और विपक्ष क्या सोच रहा है। क्योंकि बीजेपी के पास सब कुछ है आज की डेट में, सब कुछ जो एक पार्टी के पास होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। आपको आज की डेट में अगर एक इलेक्शन लड़ना हो तो आपको कम से कम, अगर अच्छी तरह से लड़ना है तो कम से कम आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए, जिसमें आप दिखे बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए भी कि हाँ प्रशांत कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। 5-8 करोड़ रुपए तो आज की डेट में सीधे सीधे विधायकी में खर्च हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो जिसके पास पैसा है, आप सबको कूट के, जितने हैं कल्पेट सबको आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन ये वोट कितना, अभी तो सरकार आप बना ली, आपकी मजबूत भी हो गई, 180 भी आ गए, लेकिन ये आगे कितना आपकी मदद करेंगे, इसके लिए बीजेपी के खुद नेता सशंकित हैं, ये आप लिख लीजिए। जी। तो अभी आने वाला समय बहुत ही कठिन है दोनों के लिए, पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी, कि कहां कौन जाता है। जी भाई। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुश्किल स्थितियां सभी के सामने हैं। हरीश जोशी जी, आपको क्या लगता है कि अगर 2014-19 की तुलना 2024 से करें, 2024 में एक परसेप्शन बन गया था कि जो यूपीए सरकार थी उसके खिलाफ एक माहौल सा दिखाई देने लगा था, 2019 में भी राष्ट्रवाद की बात और मोदी जी के फेवर में माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन 2024 की चुनौतियां क्या 14 और 19 से अलग दिखाई दे रही हैं आपको? और इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या माहौल हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी संभावना यूपी के अंदर भी व्यक्त की जा रही है कि निश्चित रूप से बीजेपी को यहाँ पर एक नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है अगर गठबंधन सबूत बन जाते हैं, गठबंधन आकार ले लेता है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे संदर्भ में राजनीति का किस दिशा में ज्यादा दिखाई देती है? आपको क्या देखते हैं राजनीति को कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी मजबूत है इस वक्त और सर्वाधिक मजबूत है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कि उनके पास में, अभी मुकुल जी ने कहा कि धनबल है, इससे बड़ी बात यह है कि उनके पास में एक ऐसा संगठन है जिसमें पन्ना प्रमुख तक है, यानी कि वोटर लिस्ट का जो एक पर्चा होता है जिसमें जो नाम होते हैं उस पर भी एक इंचार्ज है, उसका भी एक पदाधिकारी है जिसे पन्ना प्रमुख कहते हैं। वो उसको ये मालूम होता है कि इसमें से कौन यहाँ पर है, कौन यहाँ पर नहीं है, कौन कालातीत हो गया लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम है, और कौन किसका वोटर है। सरकारी मशीनरी कितनी पंगु है वो सब जानते हैं, और वही इलेक्शन कमीशन के हिस्से में आती है, उसकी मशीनरी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो लास्ट का 1 घंटा होता है जिसको वो गोल्डन पीरियड कहते हैं, जिसमें उनको मैक्सिमम उनका मतदाता निकल कर आता है, कथित मतदाता या मतदाता, तो वो उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी भी सर्वाधिक मजबूत पार्टी है, लेकिन 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 7 सीटें घटी लोकसभा की।
और ये भी तब 2014 उन्होंने विकास पर लड़ा था, गुजरात मॉडल था, और बहुत सी बातें थी, ब्रांड मोदी थे। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे चंद्रमा चमकता है भारतीय राजनीति के ललाट पर, वो चंद्रमान जैसे। लेकिन 19 आते आते जब उनका लग रहा था कि भाई बड़ा मुश्किल है, इनकी नैया पार इस बार हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पुलवामा की एक घटना हुई, आतंकवादी वारदात हुई, जो भी हुआ उसके बाद में राष्ट्रवाद प्राथमिकता में आ गया और मोदी जी का चमत्कार फिर से एक बार हो गया। अब 2024 में वो चमत्कार क्या होगा उसका आप इंतजार कीजिए, और उस चमत्कार का कितना असर होगा, क्योंकि बार बार कोई चीज अगर रिपीट होती है आप उसको बहुत ज्यादा उससे आप अर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा चाल चरित्र और चेहरा आदमी की समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि जिस तरह से दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं वैसे ये भी भ्रष्टाचारी हैं, जैसे दूसरी पार्टियां दल बदल करती हैं और डिक्टेटरशिप करती रही हैं वैसे ही ये भी हैं। तो लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी को चुना था तो चुना था शुचिता के लिए, कि एक ऐसी पार्टी जो बहुत ईमानदार हो, बहुत शुचिता रखती हो, सहिष्णु ना भी हो तो वो बहुसंख्यक हितों की पालक हो, ऐसा था। तो अब इन्होंने बहुत सारी चीजें इनकी खोई है, और इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जेब में कुछ आ नहीं रहा है, बहुत खाली जेब पड़ी हुई है, या जो कॉरपोरेट में और सेठों के यहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके पास भी वो वजन कम हो गया है, सैलरियां घटी हैं, भत्ते घटे हैं, बहुत सारी जगह मीडिया में भी घटी हैं, आप जानते हैं। तो और महंगाई ने उस जेब में छेद कर दिया है, तो आदमी के पास उसकी जेब हमेशा खाली रहती है और घर में उसके बर्तन बचते रहते हैं। मेरे जैसा कोई आदमी जिसकी समाज में थोड़ी सी ये है कि भाई ठीक ठाक लोग हैं, तो वो बड़ी मतलब बाहर से अच्छी कमीज धुली हुई पहनकर जाते हैं, थोड़ा डीओ भी एक बार लगा देते हैं, भले ही घर में मसाले खत्म हो गए हों। जीरा 700 रुपये किलो हो गया है 250 से, पेट्रोल डीजल के भाव आप देख रहे हैं जबकि इंटरनेशनल कम है। तो ये महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, टमाटर की तो छोड़ दीजिए, सीजनल है, आज वो 150 रुपये बिक रहा है, 24 तक आते आते 10 रुपये किलो भी बिक सकता है। तो लेकिन ये जो स्थितियां हैं उसमें इनका ग्राफ जो है वो नीचे ही जा रहा है। तो ऐसे समय में चमत्कार क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि जो जिसे आप मोदी मैजिक कहते हैं, राम मंदिर का एक होना है, उसका शुभारंभ होना है, मंदिर के पट खुलने हैं, लोकार्पण होना है। तो अब भव्य राम मंदिर बना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस राम मंदिर को आडवाणी जी के समय से जब रथ यात्रा शुरू हुई थी तब से प्रभु श्री राम को उन्होंने लगातार सेल आउट किया है। तो वो कितना और संभव है, अब आम जनता भी समझने लगी है कि जो आराध्य हैं भगवान है वो है। अब एक नया मुद्दा पसमांडा वाला आया है जिसका मनविंदर जी ने जिक्र किया। तो पसमांडा क्या है? पसमांडा आंदोलन जो है वो 25 साल पुराना आंदोलन है और ये बिहार से शुरू हुआ था और ये एकेडमिक है। अब पसमांडा में कौन लोग आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मोदी जी कमजोर बताते हैं। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि 70% या उससे भी ज्यादा बहुसंख्यकों से, हिंदुओं से पसमांडा मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और आमदनी अधिक है। उसके कुछ भी कारण हो, वो देखिए पसमांडा में आता कौन है? कुरैशी आते हैं उसमें, जिनका
मीट का काम है। जब से मीट का एक्सपोर्ट हुआ है और उसे उन धर्मों और जातियों के लोगों ने खाना शुरू किया है जो आमतौर पर उससे परहेज करते थे, हिकारत करते थे, तो तब उसका रेट, मीट का रेट बड़ा मतलब नॉमिनल सा हुआ करता था, सस्ता हुआ करता था। अब तो हकीकत ये है कि वो बहुत सारे मुस्लिमों को भी मीट नसीब नहीं है और उसके कारोबारी जो है खूब पनप रहे हैं। तो कुरैशी समुदाय जो है उसके पास में उसकी आमदनी, वो चाहे उसका खुद का व्यापार है या वो उस व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो ठीक ठाक स्थिति में है। दूसरा, अंसारी सबसे बड़ी बिरादरी है इनमें। जुलाहे जो हैं, बुनकर जो हैं, ये पहले हैंडलूम पे थे, अब पावर लूम पर आ गए हैं। तो इनकी मजदूरी भी बढ़ी है और व्यापार में आमदनी भी इनकी इजाफा हुआ है, तभी तो हैंडलूम से पावर लूम पर शिफ्ट की है। और हुनरमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, और दूसरा व्यक्ति अगर लगाता है, कोई हिंदू फैक्ट्री लगाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और रनिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि ये तो खुद कारीगर हैं और ये सब जानते हैं। इसी तरीके से सैफी हैं जो लोहार हैं, बड़े ही हैं। कैंची उत्तर मेरठ की 7 समंदर पार मशहूर है। तो ये लोग, आप अगर मोदी जी ये कहते हैं कि ये पसमांडा जो हैं वो पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, तो ये उन्हें उनके सलाहकारों ने दिग्भ्रमित किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकारों में अगर तमाम सारे कथित हिंदूवादी दलों ने अत्याचार किए हैं या मॉब लिंचिंग की है, वो सारे के सारे जो पीड़ित लोग हैं वो पसमांडा हैं। तो बताइए, उन जो कोई भी ऐसा नहीं है जो पठान और खान है, जो उच्च जाति का है। और इधर हिंदुओं में भी आप आ जाइए तो सवर्ण कितने प्रतिशत हैं, उतने ही, उससे भी कम प्रतिशत वहां पर सवर्ण है। फिर पिछड़े हैं, दलित हैं, हिंदुओं में भी हैं, वहां भी हैं। अब यहाँ भी नाई है और वहां भी नाई है। इनकी कमाई तो लगभग एक सी है। तो वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का नाई बहुत उन्नत हो गया है और मुस्लिमों का नाई बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि वो ज्यादा अर्न करते हैं। उन्हें परंपरागत काम करने में बड़ा संकोच होता है। जो हिंदू नाइयों के बच्चे हैं उनको बड़ा संकोच होता है। वो कुछ नहीं करेंगे, फुक्के घूमते रहेंगे, उसके बाद भी वो वहां बैठना पसंद नहीं करते हैं। पढ़ लिख गए हैं तो वो चपरासी होना ज्यादा पसंद करते हैं, किसी दफ्तर में नौकरी मिल जाए, किसी कॉर्पोरेट में मिल जाए तो पसमांडा मुसलमानों का मामला। और दूसरा, एक मैसेज और जाता है। मोदी जी ने भोपाल में कहा जब मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पिछली अपनी भोपाल यात्रा में, तो उन्होंने पसमांडा की बात छेड़ी और उत्तर प्रदेश में पहले से ही पसमांडा मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी एक सेल है, अल्पसंख्यक सेल भी है। पसमांडा नेता भी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से वहां पर खड़े किए हैं और कुछ सीटें भी अभी निकाय चुनावों में जीती हैं। उसकी वजह पसमांडा है या कुछ और है, लेकिन कुछ मुस्लिम प्रत्याशी उनके विजय हुए हैं। तो ये आरएसएस का एक लंबा कार्यक्रम चल रहा है पसमांडा मुसलमानों को लेकर। उसका अभी हाल फिलहाल में कोई रिजल्ट आता हुआ 24 में दिखाई नहीं देता। हाँ, ये संभव है कि उनकी एक नजरिया और रहता है कि भाई पहले हिंदू मुस्लिम जहां पर हों वहां पर इन दोनों को लड़वा दो, बेमनस से हो जाए। जहां अब हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां जैसे हरियाणा में नहीं थे मुस्लिम, तो वहां जाट और नॉन जाट को लड़वा दो। आदिवासी नॉन आदिवासी को लड़वा दो। आदिवासियों की एक बिरादरी को, एक तरह के आदिवासियों को दूसरे आदिवासियों से लड़वा दो। मणिपुर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। भाई हमारा देश है, हमारा अभिन्न अंग है, उनके पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है उनको हथियार? वो हथियार लूट कर कैसे ले जा पा रहे हैं? क्या सरकार वहां पर फेल हो गई है? सरकार फेल हो गई है तो केंद्र क्या कर रहा है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बर्खास्त करता है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो क्या मतलब उस जो झगड़ा वहां पर चल रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्या वोटों का कोई गणित नजर आ रहा है कि ये आपस में लड़ेंगे तो हम
ऐसे इस तरीके से मजबूत हो जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हुए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई। और जिन लोगों पर, जो लोग मतलब साथ नहीं थे, वो भी साथ आ गए। तो ऐसी अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सुनहरा युग नहीं है 24। ऐसा नहीं है कि वो छीका उनके हाथ में गिरने वाला है, लेकिन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। जिसकी भी लड़ाई होगी, जो भी मुकाबले में होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। और जहां तक बिखरे हुए विपक्ष की बात है, तो विपक्ष में जितना एका होना था वो आप समझिए हो चुका है। अब उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश मत मानिए, क्योंकि केजरीवाल के केसीआर ये सब उसमें शामिल होने वाले नहीं है, नवीन पटनायक उसमें शामिल होने वाले नहीं है। आप ये मान लीजिए, और राहुल गांधी या कांग्रेस भी जानती है और दूसरे धड़े भी जानते हैं कि ये शामिल होने वाले नहीं है। ममता एक सॉफ्ट पहलू है कि वो कुछ समझौता कर सकती है, लेकिन ममता का जो चरित्र और स्वभाव है उसको देखते हुए वो मतलब किसी भी हालत में बंगाल की जो शेरनी है वो अफ्रीका के चीते को भी बिल्ली समझ सकती है। ये समझिए कि वो बहुत आसानी से सीटों के बंटवारे में मानने वाली है नहीं। तो जो जितना होना था उतना हो चुका है। चुनाव इसी परिदृश्य में होना है, और जो करना है वो जनता को करना है। और हमेशा जो सत्ता बदलती है तो बड़े बड़े हिटलरों के गुमान टूट जाते हैं। इंदिरा गांधी की सत्ता ऐसे ढह गई, जो इस देश में बहुत शक्तिशाली नेता थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी कहती है आज कि हाँ, और बहुत सारी बातों में इंदिरा गांधी की कॉपी करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी। तो इंदिरा गांधी की सत्ता नहीं रही, तो जनता और जनमानस से बड़ा तो कोई है नहीं। सर्वोच्च वो है, पन्ना प्रमुख हो फिर कोई भी हो, वो क्या भाव होता है ये पता नहीं चलता। एक निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, और एक अन्ना टोपी पहनकर आया, गांधीवादी टोपी पहनकर आया। वो गांधीवादी थे या नहीं थे, या उसके बाद क्यों नहीं आए, कहाँ गए, सब अलग बातें। लेकिन एक ऐसा आंदोलन और एक ऐसा जनमानस जुटा कि उसने यूपीए को उखाड़ फेंका, मोदी जी को प्रतिष्ठापित कर दिया, और दूसरा उनका बाय प्रोडक्ट आया केजरीवाल। आप देख लीजिए। तो ये आगे 24 तक आप देखिए, अभी इसमें बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारी नदियों के संगम होंगे। अभी गंगा को प्रयागराज तक पहुंचने तो दीजिए, फिर वहां पर मुकुल जी बताएंगे स्नान करके प्रयागराज आते आते गंगा कितनी प्रदूषित हुई। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। और लेकिन जैसा आपने कहा कि लगभग प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है पक्ष और विपक्ष का, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, और कमी उसमें बदलाव की गुंजाइश रह गई है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम दे देते हैं। और जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने पूरे विषय का विश्लेषण किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि जितने सार्वजनिक तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया पूरे राजनीतिक परिदृश्य का देश की। और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और आपसे भी हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।